बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। केंद्रीय कैबिनेट की आज बैठक है, शाम 5 बजे से ये बैठक होगी। बैठक का आयोजन किया जाएगा और कल पीएम मोदी समेत कुल 72 मंत्रियों ने शपथ ली थी। मोदी सरकार 3.0 में सबसे ज़्यादा 11 मंत्री उत्तर प्रदेश से शामिल हैं। मोदी कैबिनेट में राजनाथ सिंह, हरदीप पुरी, जयंत चौधरी, जितेंद्र प्रसाद, पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल भी शामिल हैं। एसपी बघेल, कीर्तिवर्धन सिंह, बीएल वर्मा, कमलेश पासवान भी मंत्रिपरिषद में शामिल हैं। तो आज शाम को बैठक होगी, शाम 5 बजे इस बैठक को बुलाया गया है। तो मोदी सरकार 3.0 में उत्तर प्रदेश से 11 मंत्री बनाए गए हैं और इसी के तहत केंद्रीय कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक है। और रामनिवास यादव, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। यादव जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। यादव जी, उत्तर प्रदेश से 11 मंत्री बनाए गए हैं, कितना अहम है ये फैसला? नहीं, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और सबसे ज्यादा वहाँ सांसद हैं, तो निश्चित रूप से सबको भागीदारी देने के निमित्त जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ के लोगों को भागीदारी दी है। निश्चित रूप से सराहनीय कदम है और ये विकसित भारत की ओर ले जाने वाला कदम है, इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के इन कदमों का स्वागत करता हूँ। रामनिवास यादव जी, देखिए 1962 के बाद कोई ऐसी सरकार है जो तीसरी बार रिपीट हो रही है। एनडीए गठबंधन और पीएम मोदी प्रधानमंत्री तीसरी बार बन रहे हैं। 1962 से पहले अगर हम बात करें तो परिस्थितियां अलग होती थी, मुकाबले में कोई नहीं होता था, लेकिन इस बार कड़ा मुकाबला था। मुकाबले को भेद कर मोदी जी आए हैं, तीसरी बार पीएम बने हैं। इस कदम को किस रूप में देखेंगे यादव जी? नहीं, कड़ा मुकाबला इसको नहीं कहेंगे। एक के पीछे पूरे देश के सारे विपक्ष के लोग लगे। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, करप्शन का साथ देने वाले लोग एक साथ मिलके प्रधानमंत्री जी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी देश जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के पक्ष में निर्णय दिया और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बनाया। तो कहीं न कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता लगातार बनी हुई है। तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन सरकार बनी है, तो निश्चित रूप से देश जनता और देश के लिए बहुत ही हितकारी निर्णय। विपक्ष द्वारा प्रयास किया जाएगा भविष्य में कि अस्थिर किया जाए सरकार को। आपको लगता है कि सरकार को अस्थिर किया जा सकता है या सरकार चलेगी निर्विघ्न? नहीं, विपक्ष का तो काम ही है कि हर अच्छे काम को जो भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार करना चाहती है उसको रोकने का, उसको व्यवधान डालने का प्रयास करते हैं, लेकिन अपने किसी भी व्यवधान में सफल कराने में नहीं होते हैं। और हमारी सरकार निर्बाध 5 साल चलेगी और निश्चित रूप से ये विकसित भारत को आगे ले जाने का ये बहुत बड़ा निर्णय होगा। 5 साल और ये विकसित भारत के लिए एक बहुत मजबूत नींव पड़ेगी। इसमें कोई व्यवधान नहीं पड़ेगा। विपक्ष खाली व्यवधान डालेगा, लेकिन उसके व्यवधान से काम नहीं चलेगा और हमारी सरकार देश निरंतर आगे बढ़ता रहेगी। यादव जी, देखिए अरविंद केजरीवाल जो इंडिया अलायंस के ही साथी थे, वो कह रहे थे कि खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी मोदी जी ने, शिवराज सिंह की राजनीति खत्म कर दी। लेकिन देखिए शिवराज सिंह चौहान को कैबिनेट मंत्री बना दिया गया, पावरफुल मंत्रियों में से रहेंगे। मनोहर लाल खट्टर को भी कैबिनेट मंत्री बनाया, वो भी पावरफुल मंत्री में रहेंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी में जिम्मेदारियां बदलती रहती हैं, कभी छोटी कभी बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि यहाँ का नहीं, इस दुष्प्रचार को क्या कहेंगे जो केजरीवाल जी ने किया था? नहीं, केजरीवाल तो जिस दिन से पैदा हुए उस दिन से ही दुष्प्रचार कर रहे हैं, तो उनकी बातों का बहुत बड़ा असर नहीं है। आपने देखा होगा जिस प्रकार से दिल्ली में जनता ने उनको नकार दिया, उनकी भ्रष्टाचार और उनके करप्शन की वजह जो है, तो ये जनता देख रही है। तो जनता मोदी जी के साथ है और केजरीवाल का कोई भी दुष्प्रचार उनके काम नहीं आने वाला है और सरकार हमारी इसी तरह निर्भरा चलते रहेगी। देखिए चिराग पासवान को भी पिछली बार पीएम ने कहा था कि मंत्री बन जाइए, उन्होंने कहा कि अभी मैं मेंटली तैयार नहीं हूं, अगले टेन्योर में देखेंगे। इस बार देखिए कैबिनेट मंत्री बना दिया, पावरफुल मंत्रालय भी उनको मिल जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी सबको साथ लेकर के चलने का जो है उनका निर्णय रहता है, तो उसी के तहत वो सारा काम करते हैं। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी सरकार में सबको सामंजस्य के चल रहे हैं। देखिए आजाद भारत के पहली बार, तो ये कि पिछली
गवर्नमेंट में 4 यादव मिनिस्टर थे, इस बार भी आप कांग्रेस हो चाहे संयुक्त मोर्चा सरकार, किसी में भी इतने यादव समाज के मिनिस्टर नहीं बने। तो जी क्योंकि प्रधानमंत्री जी सबका ध्यान रखते हैं, तो इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास फलीभूत होता है। ठीक है। रामनिवास यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए हमें। तो मोदी 3.0 सरकार अस्तित्व में आ गई है और आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है। शाम 5 बजे ये बैठक होगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। और ये तस्वीरें देखिए बीते शाम की है, जब प्रधानमंत्री समेत कुल 72 मंत्रियों ने शपथ ली। और अश्वनी शाही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शाही जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शाही जी, मोदी 3.0 सरकार को किस रूप में आप देखते हैं? एक इतिहास रच दिया, 1962 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है, और वो भी तब जब एक समय पे 62 से पहले कोई कंपटीशन नहीं रहता था चुनाव में, एक तरफा जीत हो जाती थी, लेकिन इस बार मुकाबला भी रहा और फिर से मोदी जी आए हैं, क्या कहेंगे? सत्य कहा आपने। पहले तो आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। ये सत्य कहा कि पहले की जो सरकार थी, आजादी मिली थी, उस समय कोई कंपटीशन नहीं था। दूसरी विरोधी दल की पार्टियां इतनी वो नहीं थी। कांग्रेस का ही एक वो था, जनाधार था कांग्रेस का। उस समय जवाहरलाल जी का एक अपना अलग औरा था वो। और इस समय में उस समय और आज में बड़ा फर्क है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया का जमाना है। जनता मुखर हो रही है सरकार के पक्ष में और सरकार के विपक्ष में। तो ये समय ज्यादा क्रूशियल है। लेकिन इस बीच जो तीसरी बार माननीय मोदी जी ने शपथ ली, ये तीसरी बार और मजबूत बनकर उभरे हैं। ये जी, जिस तरीके से देखिए मीडिया में और विपक्षी दलों के द्वारा, जो विपक्षी दल तो खैर कयास लगाते रहते हैं, और मीडिया भी एक हेडलाइन जुगाड़ करने का वो रहता है आप लोगों का कि भाई सूत्रों से जो खबर मिलती है वो चलाते हैं आप लोग। मगर जो चीजें चली कि भाई मोदी की सरकार नहीं बनेगी, और वो तो अनीता अग्रवाल जी के पास चलेंगे। अश्वनी शाही जी की आवाज़ नहीं आ रही, फिर भी शाही जी ने हमसे बातचीत की, उनका धन्यवाद करते हैं। अनीता अग्रवाल जी, क्या कुछ कहेंगी? मोदी सरकार तीसरी बार आई है, कितना ऐतिहासिक कदम मानती हैं आप इसे? अनीता जी, आप तक आवाज़ आ रही है हमारी? तो संपर्क टूट गया है, लेकिन सभी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो इस बात को मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये सरकार तीसरी बार आई है और नए नए चेहरे भी हैं। चिराग पासवान को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, एक पावरफुल मंत्री के तौर पर वो काम करेंगे। शिवराज सिंह चौहान एक कैबिनेट मंत्री के रूप में काम करेंगे, ओहदा जो है उनका बरकरार रहेगा। और विपक्ष एक कयास लगा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान की राजनीति ख़त्म की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, उनको केंद्र में जगह दी जानी थी। लिहाजा कल शपथ ग्रहण जो पीएम का हुआ, राजनाथ सिंह का हुआ, अमित शाह का हुआ और जेपी नड्डा का हुआ, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान का शपथ ग्रहण रहा, और उसके बाद जो है मनोहर लाल खट्टर ने भी शपथ ली केंद्रीय मंत्री के रूप में। तो कुल मिलाकर मोदी सरकार एक बार फिर अस्तित्व में आ गई है। कुल 72 मंत्रियों ने शपथ ली है। अनीता अग्रवाल जी एक बार हमारे साथ फिर फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। अनीता जी, बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार। अनीता जी, मोदी सरकार तीसरी बार आई है, कितना ऐतिहासिक मानती हैं आप इसे? और एक 1962 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक मुकाबले को भेद कर जो है मोदी जी आए हैं। 1962 से पहले कांग्रेस का एक छत्र राज हुआ करता था, मुकाबले में कोई नहीं रहता था, लेकिन इस बार मुकाबला भी था। उस मुकाबले को जीत कर मोदी जी आए हैं और तीसरी सरकार अब आ गई है मोदी जी की। जी हाँ, ये तो अच्छा है, तीसरी बार आई है। उनका मतलब जनता का सहयोग मिला है, सबका सहयोग मिला है, इस वजह से तीसरी बार सरकार हमारी आ रही है। और देखिएगा, इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण फैसले होंगे। हमेशा जब से 10 साल से मोदी जी ने जितने अच्छे कार्य किए हैं उसको और आगे बढ़ाने का काम
मोदी सरकार और करेगी। और ये सबके लिए अच्छा है कि कम से कम आज तीसरी बार आने में ये हुआ कि जनता का विश्वास है, और आज की सबसे बड़ी पार्टी उभरी है और सबसे ज्यादा सीटें हमारी ही पार्टी की आई हैं। अनीता जी, आप विपक्ष को सुना होगा आपने चुनाव के दौरान, इंडिया अलायंस के नेता ये कह रहे थे कि मोदी जी ने शिवराज सिंह चौहान की राजनीति खत्म कर दी, खट्टर जी की राजनीति खत्म कर दी, लेकिन कल देखिए दूसरे या तीसरे पांचवें नंबर पे शिवराज सिंह चौहान का शपथ ग्रहण होता है, उसके बाद फिर मनोहर लाल खट्टर भी शपथ लेते हैं केंद्रीय मंत्री के रूप में कैबिनेट के। तो क्या कहेंगी आप? मैं एक बात कहना चाहूंगी, कार्यकर्ताओं की पार्टी, किसी की राजनीति खत्म नहीं होती। कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी में नेता नहीं, कार्यकर्ता ही नेता होता है। तो जो चाहे सीएम हो चाहे प्रधानमंत्री, तो पहले कार्यकर्ता है बात। इसलिए किसी की राजनीति को कहता है खत्म कर दी, गलत है। हमारे यहाँ सब कार्यकर्ताओं का सम्मान है, मान है, इसी वजह से। और आज ये कहना गलत है कि हाँ, ये बात अलग, कार्यकर्ता सबको मौका मिलता है, किसी को भी सीएम मिल जाता है, कभी कैबिनेट मिलता है, कभी। और हर एक यही एक ऐसी पार्टी, कैडर पार्टी है जिसमें कि कार्यकर्ता का मान सम्मान है। बाकी जो है व्यक्तिगत पार्टी, पारिवारिक पार्टियां, ये ना पारिवारिक है ना व्यक्तिगत है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जनता की पार्टी है। जनता के समर्थन से कार्यकर्ता उनके साथ रहते हैं। और इसलिए को हम डंके की चोट पे कह सकते हैं कि कभी हम राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के हो सकते हैं, लेकिन कोई और पार्टी का व्यक्ति, कार्यकर्ता ये नहीं कह सकता कि मैं इस पार्टी का हो सकता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं की पार्टी। इसलिए ये कहना कि किसी की राजनीति खत्म कर दी, किसी राजनीति चमका दी, गलत है, और ऐसे स्टेटमेंट ही गलत है। अनीता जी, अब क्या लगता है कि विश्व पटल पर पीएम मोदी की छवि और शक्तिशाली नेता के रूप में उभर के आएगी? क्योंकि देश ने इस लोकसभा चुनाव को देखा है और सबसे बड़े लोकतंत्र को में ये चुनाव हुआ, ये चुनाव जीत कर आए, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। अब जब देश के अलग अलग कोने में जाएंगे तो लोग भी कहेंगे कि एक मोदी जैसे नेता हैं जिनको जनता ने तीसरी बार मौका दिया है। देखिए, मोदी जी की छवि और हमारे देश की छवि पूरे विश्व में बहुत अच्छी हुई है इनकी सरकार में। तो बट नेचुरल है कि अब तीसरी बार आने में और ज्यादा अच्छा आएगा, और उसका काम भी अच्छा होगा। सबसे पहले एक व्यक्ति जो काम कर रहा है, जनता के लिए काम कर रहा है, पूरे देश के लिए काम कर रहा है, उसकी एक छवि जो बनी है 10 सालों में, जो उन्होंने अपने भारत की भी छवि पूरे विश्व में इतनी अच्छी हुई है, वो केवल मोदी जी के कारण ही हुई है। इसलिए मोदी जी की जो तीसरी बार सरकार है, ये और अच्छा काम करेगी, और अच्छा जनता के लिए करेगी। ये जनता के हित के लिए और देश के हित के लिए बहुत ही अच्छा फैसला हुआ है, और इसलिए हम इसका जनता को भी धन्यवाद देते हैं और कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देते हैं। अनीता जी, एक सवाल और, उसका भी जवाब चाहेंगे। उत्तर प्रदेश से 11 मंत्रियों को जगह मिली है मोदी कैबिनेट में, क्या कहेंगी? उत्तर प्रदेश में हमेशा ही ज्यादा लोगों को मिले, क्योंकि वो सबसे बड़ा प्रदेश है। पूरे देश में सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, और वहाँ पे कार्य भी 80 सीटें हैं, और वहाँ पे काम भी काफी है। इस वजह से अगर वहाँ पे 11 मिले हैं तो कोई मतलब वो नहीं। इसमें पहले भी उत्तर प्रदेश में काफी अच्छी सीट मंत्री पद दिया गया था, क्योंकि वो सबसे बड़ा प्रदेश है, उसमें ज्यादा ध्यान देने वाला है। इसलिए अगर उनको 11 दिए गए तो अच्छी बात है, और अच्छा काम होगा, जनता के लिए काम होगा, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा। ठीक है अनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय हमें देने के लिए। और आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर बलरामपुर से आ रही है। जम्मू में बस पर आतंकी हमले का मामला है और बलरामपुर के 2 लोगों की भी इसमें मौत हुई है। 5 लोग घायल मरने वालों में हैं और एक महिला और एक पुरुष भी इसमें शामिल है। घायलों में 4 महिलाएं और एक पुरुष भी शामिल हैं। आतंकवादी हमले के बाद बस पलटने से हादसा हुआ था। बलरामपुर की रूबी और अनुराग की हमले में मौत हुई। रजित वर्मा, काजल, उषा, मैना देवी, उषा पांडे घायल हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से भी लोग घायल हुए हैं। ये नाम अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देखिए। सीपी मिश्रा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मिश्रा जी, क्या कुछ अपडेट है? इन परिवार के लोग भी कुछ हमले में मारे गए हैं, कुछ घायल हुए हैं। अब इनके परिवार में कैसा माहौल है इस समय? जी बिल्कुल रोहित जी, मैं आपको बता दूं, बलरामपुर में जो सरकारी आंकड़े के हिसाब से बात करें तो जो सरकारी अभी जानकारी कुछ पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये जो चर्चा में है कि बलरामपुर के उतरौला क्षेत्र के जो उतरौला है और सीततगंज ब्लॉक है, वहाँ के एक ही रिश्तेदार और एक ही परिवार के सभी लोग बताए जा रहे हैं। इसमें जो एक नाम है जो साहज इतई पालक डी के 2 लोग हैं,
और नए नगर बिशुनपुर के 3 लोग हैं और श्रीदत्तगंज ब्लॉक के कांधभारी के 2 लोग हैं, जो सब के सब एक ही परिवार और रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। लेकिन जो अभी जिला अधिकारी महोदय से मांगा गया है तो उन्होंने बताया है सीधे कि अभी अपडेट नहीं मिल पाई है। अपडेट पूरी मिलते ही आप लोगों को सूचना दी जाएगी। ठीक है चंद्रिका प्रसाद, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम अपडेट्स के लिए। और अमेठी का रुख करेंगे। अमेठी से बड़ी खबर आ रही है। अमेठी 11 जून को प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अमेठी दौरे पर रहेंगे। अमेठी और रायबरेली की ऐतिहासिक जीत के बाद पहुंचेंगे, जनता का आभार व्यक्त करेंगे और इस आभार कार्यक्रम में पहुंचकर जनता को धन्यवाद करेंगे बहुमत देने के लिए। अमेठी से सांसद किशोरी लाल शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। बहादुरपुर ब्लॉक में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और शर्मा जी। तो ये 11 जून का कार्यक्रम है जहां अमेठी और रायबरेली में जनता को धन्यवाद कहेंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। किशोरी लाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे इस दौरान उनके साथ। आदित्य तिवारी हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदित्य, 11 तारीख का जो कार्यक्रम है ये तय माना जा रहा है? जी बिल्कुल रोहित, कहना चाहूंगा जीत के बाद में गांधी नेहरू परिवार जो है कल अमेठी में होगा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी और किशोरी लाल शर्मा जो रायबरेली और अमेठी की सीटें, दोनों सीटें जीती हैं, तो धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए अमेठी की जो है तिरोई विधानसभा के बहादुरपुर ब्लॉक में वो पहुंचेंगे। लगभग 11 बजे के बाद में इनका कार्यक्रम रखा गया है। तो ऐसी कंडीशन में दोनों जो लोकसभाएं हैं, रायबरेली हो चाहे अमेठी हो, इसमें अच्छी मार्जिन के साथ में कांग्रेस ने जो विजय श्री हासिल की है, तो उसको लेकर धन्यवाद कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता को धन्यवाद देने के लिए ये पूरी टीम जो है अमेठी पहुंच रही है। प्रियंका गांधी के बच्चे हों या प्रियंका गांधी के पति के भी आने की संभावना है। तो यानी पूरा गांधी परिवार का जो कुनबा है वो परिवार जो है कल अमेठी पहुंचेगा और अमेठी पहुंचने के बाद धन्यवाद ज्ञापित करेगा। लेकिन साफ बात अगर की जाए तो जिस तरीके से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोश है, अमेठी को लेकर जीत का उत्साह है, तो कहीं ना कहीं गांधी नेहरू परिवार जो लगातार अपनी ये परंपरागत सीट थी 2019 में हार गई थी, इसको वापस करने के बाद कांग्रेस के भी हौसले बुलंद हैं और किशोरी लाल शर्मा नए सिरे से जो है अमेठी में विकास की गाथा लिखने को बार बार उनके द्वारा जो है बयान दिया जा रहा है। तो कल आने जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी जीत के बाद क्या रायबरेली को अपने पास रखेंगे या वायनाड को छोड़ेंगे रोहित, तो वायनाड संभवतः लगभग दूर होती दिख रही है और रायबरेली को अपने पास रखकर उत्तर प्रदेश की जो सीटें आई हैं, उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें रायबरेली और अमेठी पर फोकस करते हुए गांधी नेहरू परिवार ज्यादातर समय अपना अमेठी और रायबरेली में देना पसंद करेगा। जी रोहित। ठीक है आदित्य, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम इनपुट्स के लिए। चलिए, लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर आ रही है। नदी में डूबने से 4 लोगों की मौत हुई है। घाघरा नदी में नहाने गए थे सभी। मृतकों में एक महिला और एक बच्ची भी शामिल है। पुलिस ने चारों शवों को बरामद किया है। पड़ुआ थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। तो घाघरा नदी में 4 लोगों के डूबने से उनकी मौत हो गई है। पुलिस ने चारों शवों को बरामद कर दिया है। पड़ुआ थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। घर में मातम जैसा माहौल है। और शहनवाज गौरी संवाददाता हमारे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शहनवाज, कैसे ये हादसा हुआ? हादसे में कौन कौन था? शहनवाज, आप तक आवाज आ रही है? जी शहनवाज जी, 4 लोग कैसे डूबे? ये हादसा कैसे हुआ? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि पड़ुआ थाना क्षेत्र की एक घटना है। लोग गर्मी से राहत पाने के लिए लोग घाघरा नदी में नहाने गए थे, तभी ये हादसा हुआ है। नदी में 4 लोग नहाते वक्त डूब गए और जब डूबे हैं तो आज एक पुकार मच गई। आसपास के लोग इकट्ठा हुए। बता दें कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से चारों की तलाश शुरू की। आपको बता दें कि तब तक उन लोगों की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने चारों शवों को बाहर निकाला है। मृतकों में एक महिला, एक मासूम बच्ची भी शामिल है। उनकी मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। आपको बता दें कि ये लोग लखीमपुर के रहने वाले हैं। लखीमपुर से रिश्तेदारी में तेलियार गांव गए थे।
वहीं घाघरा नदी है, उसी में नहाने के चलते ये हादसा हुआ। फिलहाल इस हादसे के बाद से जो परिजन है उनमें कोहराम मचा हुआ है, गम का माहौल है। जी ठीक है शाहनवाज, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम इनपुट के लिए। मिर्जापुर लोकसभा नवासी से अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने जहां लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है और हैट्रिक, तरह से कहें तो हैट्रिक लगाई है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण के साथ ही उन्होंने लगातार तीसरी बार केंद्रीय मंत्री पद की शपथ ली है। नई दिल्ली में उनके शपथ लेने के साथ ही मिर्जापुर स्थित उनके आवास पर पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। आतिशबाजी की गई और ढोल नगाड़ों की धुन पर कार्यकर्ता जमकर थिरकते हुए नजर आए। कार्यकर्ता मोदी सरकार में जितिन प्रसाद को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के बाद से शाहजहांपुर स्थित उनके आवास पर जश्न का माहौल देखने को मिला। यहां उनके समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की और ढोल नगाड़ों पर नाचकर एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर बधाई दी। समर्थकों का कहना है कि जितिन प्रसाद विकास पुरुष हैं। जितिन प्रसाद इससे पहले उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी मंत्री थे। जैसे ही उनका मंत्रिमंडल में शामिल करने की शपथ दिलवाई गई, जितिन प्रसाद के शाहजहांपुर आवास पर उनके समर्थक खुशी से झूम उठे। एक मंत्रिमंडल में जगह मिली, निश्चित ही वो विकास पुरुष हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ वो प्रदेश और देश में एक बड़ी हिस्सेदारी उनकी सुनिश्चित हुई है। ये निश्चित ही बहुत ही शाहजहांपुर के लिए गर्व की बात है। खुशी की लहर जनपद के हर एक व्यक्ति बहुत खुश है और खुशी अपनी तरह से मना रहा है, कहीं मिठाई बांट कर, कहीं पटाखे दागकर, कहीं ढोल नगाड़े बजा करके। तो ये बहुत ही खुशी का पल है कि जो आज जनपदवासी अपने नेता को शपथ लेते देख रहे हैं। खबर गोंडा से है, जहां गोंडा लोकसभा सीट से तीसरी बार बीजेपी के टिकट पर सांसद बने कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया को एनडीए सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया। कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए जाने की सूचना मिलते ही उनके मनिकापुर पैतृक आवास पर उनके समर्थक और कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। मंत्रिमंडल में गोंडा के यशस्वी सांसद माननीय राजा भैया का चुनाव हुआ है। मोदी जी ने उन पर विश्वास व्यक्त किया है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व और प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को, जो गोंडा लोकसभा की सम्मानित जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है और माननीय सांसद जी का पूरा परिवार, पार्टी संगठन, पार्टी नेतृत्व बहुत ही आनंदित है। अब शीर्ष नेतृत्व और गोंडा की जनता के लिए क्या बहुत शीर्ष नेतृत्व आदरणीय मोदी जी, आदरणीय संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हृदय से बहुत बहुत। बहराइच में केंद्र में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनने पर बहराइच में कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय पर जमकर जश्न मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ लेते ही पटाखे जलाकर एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई। लगातार तीसरी बार सरकार बनने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाई भी दी। बहुत ही खुशी का पल है और देश के लिए बहुत ही अच्छा निर्णय जनता ने किया है कि मोदी जी के हाथों में एक सशक्त सरकार बनाने के लिए तीसरी बार पूर्ण बहुमत में एनडीए को बहुमत सरकार बनाने के लिए दिया है। इसके लिए जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो जी जान से मेहनत करके अपने प्रत्याशियों को जिताया है, मोदी जी के हाथों को मजबूत किया है। इन 5 साल में देश की प्रगति बहुत ही अधिक संख्या में होगी। जहाँ जहाँ जो कमियाँ हमारी रह गई हैं, इस 5 साल में उन कमियों को हम दूर करेंगे। हम यही कहना चाहेंगे कि आगे के 5 साल का बहुत ही अच्छा कार्यकाल निकले। आने वाले समय में हमारे देश में ऐसा कार्य करें जिससे हमारा देश परम धर्मों पर पहुँचे और जो उनका सपना है कि 2045 में हमारा देश परम सीमा पर पहुँचेगा, ऐसी ही हम कामना करते हैं। इस
बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।